देंगे और कोशिश करिए 15 आउट ऑफ 15 लाने की, जो कि थोड़ा सा तो मुश्किल होगा ही, बट 12 लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आज के सेशन में। देखिएगा ये ऑनलाइन एग्जाम जो इस बार फरवरी तक चले हैं आपके, उसी का एक सेट है और यही क्वेश्चंस रिपीट होकर के आएंगे, आते रहे हैं। उसका रीजन ये है कि सिलेबस चेंज नहीं होता। तो ये बफरिंग का पता नहीं आजकल क्या प्रॉब्लम है, ये भी आपका रिजॉल्व हो जाएगा होपफुली कल परसों में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 है, वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रीडिंग। अब आपको पता है दुनिया में कुछ भी बदल जाए, लेकिन जो 4 स्किल्स हैं, 4 लैंग्वेज की बेसिक स्किल्स हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, यानी सूबो पाली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इनसे क्वेश्चन आना कभी भी नहीं रुक सकता। तो वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स यानी मुख्य उद्देश्य कौन सा है पढ़ने का? फर्स्ट है रीड फ्लुएंटली, यानी धारा प्रवाहिता के साथ आप पढ़ सकें एकदम फ्लुएंटली, बिना रुके, बिना अटके, बिना आ ऊ ट करे। या फिर बी ऑप्शन है रीड लाउड एंड क्लियर, यानी आप एकदम जो आपका दूसरा एक होता है मौन पठन, दूसरा होता है आपका एग्जैक्टली मैं सस्वर वाचन, तो आप लाउड रीडिंग कर पाए, यानी सस्वर पढ़ पाए और प्रॉपर आप पढ़ पाए जिसमें सब सुन रहे हैं और क्लियर है आपकी बात। ठीक सी ऑप्शन है एक्सट्रैक्ट द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट, यानी जो टेक्स्ट है उसका मीनिंग आप क्या कर पा रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं, प्राप्त कर पा रहे हैं, यानी अर्थ की प्राप्ति जो भी आपके सामने एक लिखा हुआ है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया शंकर, आगे बढ़े। फिर आता है डी ऑप्शन, यूज पंक्चुएशन मार्क्स एंड इंटोनेशन व्हाइल रीडिंग, यानी जहां कॉमा लगना है वहां आप कॉमा लगाएं, जहां फुल स्टॉप लगना है वहां फुल स्टॉप लगाएं, जहां सेमी कॉलम लगना है वहां सेमी कॉलम लगाएं। बेसिकली जितने भी पंक्चुएशन मार्क्स हैं उनको सही से यूज करना। और इंटोनेशन होता है उतार चढ़ाव, जब आप पढ़ रहे हैं तो सेम टोन में नहीं पढ़ते, नहीं तो रोबोटिक लगने लगता है ना। अभी मैं भी बोल रही हूँ तो आवाज में उतार चढ़ाव आपको फील हो रहा होगा, उसका रीजन क्या है, ये इंटोनेशन है और ये होना चाहिए। बात तो सही है भाई, फ्लुएंटली पढ़ना भी अच्छी बात है, लाउड एंड क्लियर पढ़ रहे हैं तब भी सामने वाले को अच्छे से समझ में आ पाएगा, खुद को भी आप अच्छा महसूस कर पाएंगे। पंक्चुएशन मार्क्स भी प्रॉपर यूज कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। इंटोनेशन, आवाज में उतार चढ़ाव है आपकी, वो भी अच्छी बात है। लेकिन अगर मीनिंग ही समझ नहीं आया किसी चीज को पढ़ के, तो ये सारी बातें धरी की धरी रह जाएंगी, मतलब पॉइंटलेस हो जाएंगी। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, आप मान लीजिए फ्लुएंटली भी पढ़ते हैं बिना रुके, है ना, वो चतुर रामलिंगम याद कीजिए 3 इडियट्स का, फ्लुएंटली पढ़ दिया यार, रट्टा लगाया हुआ था, क्या मीनिंग क्लियर था? मीनिंग तो कुछ का कुछ हो गया। लाउड एंड क्लियर भी था वो व्यक्ति पढ़ते हुए, पंक्चुएशन मार्क्स भी यूज किए होंगे लिखने में, या इंटोनेशन आप पढ़ने में उतार चढ़ाव भी यूज करना, सब कुछ किया आपने, फर्स्ट ऑप्शन भी किया, सेकंड भी किया, फोर्थ भी किया। लेकिन अगर सी ऑप्शन यानी मीनिंग ही नहीं एक्सट्रैक्ट कर पाए, यदि पढ़ के समझ ही नहीं पाए किसी चीज को, तो व्यर्थ हो गया बाकी सब कुछ। तो आपको कितना भी फ्लुएंटली आता हो, कितना भी कुछ भी आता हो, आप पंक्चुएशन मार्क्स लगाते हो, लाउड एंड क्लियर हो, मैटर नहीं करता यदि मीनिंग एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाए। ये हिंदी में भी क्वेश्चन आता है कि पढ़ने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो अर्थ को समझना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर अर्थ ही समझ नहीं आया पढ़ के, तो पॉइंटलेस हो जाएंगी बाकी बातें। बात ठीक है या नहीं है, ये बताइए फटाफट से, है ना, बात ठीक है? हाँ, तो एक्सट्रैक्ट द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट, यानी जो अर्थ है उस टेक्स्ट का, या अर्थ को नहीं समझेंगे तो पॉइंटलेस हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। भाई हमें समझ में आ जाए, भाषा है क्या? माध्यम है अपनी बात को कहने का, दूसरे की बात को समझने का। अगर हम विचारों का आदान प्रदान ही नहीं कर पा रहे तो बाकी चीजें भी महत्वपूर्ण है, लेकिन बेसिक चीज तो हिल गई ना फिर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा और जवाब दीजिएगा ध्यान से। आपके प्यारे नॉम चॉम्स्की से क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश में सेम सिलेबस है, पेडागोजी सेम ही आती है। अगर आप हिंदी समझ पा रहे हैं ठीक से तो आपको इंग्लिश में भी हेल्प मिलेगी, और इंग्लिश समझ पा रहे हैं तो हिंदी में भी हेल्प मिलेगी। ठीक है जी। तो अगर हम बात करते हैं, बहुत बढ़िया तालिब, हाँ बहुत सारे लोग इंग्लिश चूज नहीं करते, या तो वो संस्कृत ले लेते हैं, बंगाली ले लेते हैं, कोई और ले लेते हैं, तो इंग्लिश में जो है लर्नर्स की संख्या कम होती है इन कंपेरिजन टू हिंदी। तो नॉम चॉम्स्की गेव द टर्म यूनिवर्सल ग्रामर, यानी सार्वभौमिक व्याकरण का जो टर्म है या कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया? नॉम चॉम्स्की ने दिया। यूनिवर्सल ग्रामर इज अ सेट ऑफ, अब ये जो यूजी है या यूनिवर्सल ग्रामर है, सार्वभौमिक ग्रामर है, इसका मतलब क्या है, या ये किस चीज का सेट होती है? 37% लोग बी ऑप्शन कह रहे हैं। पहला ऑप्शन है बेसिक ग्रामेटिकल प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली फॉलोड एंड इजीली रिकॉग्नाइज्ड बाय पीपल, यानी ये वो बेसिक ग्रामेटिकल प्रिंसिपल्स हैं जो यूनिवर्सली मतलब सार्वभौमिक रूप से सभी देशों में दुनिया में फॉलो होते हैं और लोग इजीली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है, इजीली रिकॉग्नाइज कर लेंगे लोग, ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। ठीक है ना। फिर आएंगे बी ऑप्शन, बेसिक ग्रामेटिकल प्रिंसिपल्स अज्यूम्ड टू बी फंडामेंटल टू ऑल नेचुरल लैंग्वेजेस। भाई ये जरूरी नहीं आपको पता हो कौन सा पैटर्न यूज हुआ है बोलने में, लेकिन आप समझ पाते हैं किसी चीज को। तो नॉम चॉम्स्की यही कह रहे हैं कि बेसिक ग्रामेटिकल प्रिंसिपल्स अज्यूम्ड टू बी फंडामेंटल, कि जो फंडामेंटल है, मुख्य है, एक तरह से सभी नेचुरल लैंग्वेजेस में कॉमन होते हैं।
बात सही है या नहीं? फिर भी पढ़ते हैं सी ऑप्शन। एडवांस्ड ग्रामेटिकल प्रिंसिपल्स अज्यूम्ड टू बी फंडामेंटल टू ऑल नेचुरल लैंग्वेजेस। ये कहना इसलिए गलत होगा क्योंकि एडवांस्ड ग्रामेटिकल प्रिंसिपल्स ये नहीं होते। आपको ग्रामर तब भी पढ़नी होती है, नियमों को जानना होता है, लैंग्वेज के वर्ड मीनिंग एंड ऑल सब कुछ समझना होता है, लेकिन एक बेसिक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर आपको सभी लैंग्वेजेस में कॉमन मिलता है। ये बात यूनिवर्सल ग्रामर को दर्शाती है कि एक सार्वभौमिक व्याकरण है जो दुनिया की हर भाषा में कॉमन होती है। कुछ बेसिक फंडामेंटल्स कॉमन होते हैं कि भाई सब्जेक्ट कहां आता है, वर्ब कहां आता है, ऑब्जेक्ट कहां आता है, इस तरह की चीजें। तो ये बात जो है सही है, लेकिन एडवांस ग्रामेटिकल कहना गलत होगा, या फिर सारे लोग रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। आपको पढ़नी पड़ती है ग्रामर, जाननी पड़ती है तब भी, है ना। और यूनिवर्सली रिस्पेक्टेड प्रैक्टिसेस दैट हैव कम इन टाइम, कि यूनिवर्सली इन प्रैक्टिसेस को, इन वेज को क्या किया जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है या प्रैक्टिस किया जाता है, ये बात भी कहना गलत होगा। तो बी ऑप्शन एकदम सही है कि बेसिक ग्रामेटिकल प्रिंसिपल्स हैं ये, जिनको हम मानते हैं कि फंडामेंटल हैं। ये भी सारे लोग नहीं मानते दुनिया में, लेकिन नॉम चॉम्स्की मानते हैं, और इनकी कुछ अपनी इस चीज को लेकर थियरीज भी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, अ लैंग्वेज टीचर एट प्राइमरी लेवल शुड डिस्प्ले पोस्टर्स, ड्रॉइंग बोर्ड्स एंड अदर रीडिंग मटीरियल। यानी एक लैंग्वेज टीचर को प्राइमरी लेवल पे कक्षा 1 से 5 तक के लिए, 6 से 11 वर्ष के बच्चे होंगे, शुड डिस्प्ले पोस्टर्स, यानी पोस्टर्स को दर्शाना चाहिए, है ना। पोस्टर्स क्लासरूम में लगे हुए हो, कोई प्ले होने वाला है, कोई और इवेंट है, ठीक। दूसरा ड्राइंग बोर्ड्स हो सकते हैं, एंड अदर रीडिंग मटेरियल। आपकी क्लास में रीडिंग मटेरियल, भाई चार्ट्स लगे होते हैं कई बार क्लास में, आप देख रहे हैं आजकल बिल्डिंग एज लर्निंग एड की बात होने लग गई है ना। तो बिल्डिंग एज लर्निंग एड की जब हम बात कर रहे हैं तो ये क्या होगा, ये बेसिकली बिल्डिंग में ही हमने चारों तरफ दीवारों पे इस तरह की चीजें पेंट की हुई है, कविताएं पेंटेड हैं, तो उससे भी आपको सीखने में मदद मिलती है। बात सही है या नहीं है? ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हबीब। देखिएगा, तो ये एक बेसिक बात हो गई। अब आते हैं एट अ लेवल वेयर लर्नर्स कांट रीच देम टू कीप देम सिक्योर एंड अनडैमेज्ड। यानी जो भी आपने पोस्टर्स लगाए हुए हैं क्लासरूम में, या ड्राइंग बोर्ड्स हैं आपके, या रीडिंग मटेरियल है, कुछ बुक्स वगैरह हैं, ठीक है, उनको कैसी जगह पे रखना चाहिए जहां पे बच्चे पहुंच ही ना पाए, बच्चों की पहुंच से दूर, ताकि वो मटेरियल सिक्योर रहे और अनडैमेज्ड रहे। तो ये उद्देश्य नहीं होता कि मटेरियल को आप बच्चों की पहुंच से दूर हो गया तो उस मटेरियल का अचार थोड़े ना डलेगा, वो बच्चों के लिए ही है कि बच्चे उसका इस्तेमाल कर पाए और समझ पाए, उसको यूज कर पाए। लाइब्रेरी में बुक्स किसके लिए है? बच्चे के लिए है, ठीक। अब उन्हीं की रीच से दूर कर दी, उन्हीं को नहीं मिलेंगी, तो फिर फायदा क्या हुआ उसका। बी ऑप्शन है एट अ कंफर्टेबल हाइट फॉर स्टूडेंट्स टू टच एंड रीड देम। यानी एक ऐसी हाइट पे कॉर्नर होना चाहिए आपकी क्लासरूम में या लाइब्रेरी में जहां पे भी मटेरियल रखा गया है कि वो कंफर्टेबल हो बच्चे के टच करने तक पहुंचने के लिए, उसको या पढ़ने के लिए, बच्चा वहां तक एक्सेस कर पाए उसको। बात एकदम सही है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन है आउटसाइड द क्लासरूम ऑन बुलेटिन बोर्ड्स। यानी जो बुलेटिन बोर्ड्स नहीं लगे रहते कि आज ये है, फलाना है, स्कूल में ठिकाना है, तो उनके पास रख दो बाहर, क्लासरूम से दूर ले जा करके। भाई क्लासरूम में होना चाहिए, है ना, क्लासरूम में होना चाहिए, बच्चों की रीच में होना चाहिए, ठीक है ना। बी ऐड कर लो केशव, अगर कोई समस्या नहीं है ऑप्शंस ज्यादा खुल जाएंगे आपके पास, ठीक है ना, बीटीसी की बजाय। अगर आपको लगता है सिर्फ प्राइमरी के लिए आपको एलिजिबल रहना है तो आप बीटीसी में जा सकते हो। आउटसाइड द क्लासरूम, बट इवेंचुअली बीएड ही काम आने वाला है सब जगह। आउटसाइड द क्लासरूम ऑन बुलेटिन बोर्ड्स नहीं। डी ऑप्शन है इन द लाइब्रेरी वेयर लर्नर्स में विजिट एंड एक्सप्लोर द मटेरियल। बिल्कुल लाइब्रेरी में रख लो, लेकिन बात हो रही है लैंग्वेज टीचर की, बात हो रही है तो लैंग्वेज टीचर के लिए पोस्टर्स भी जरूरी है, ड्राइंग बोर्ड्स भी जरूरी है, रीडिंग मटेरियल भी जरूरी है, तो क्लासरूम में ही होने चाहिए, लेकिन एक ऐसी कंफर्टेबल जगह पर जहां पे भी हो, लेकिन वो कंफर्टेबल हाइट पे हो ताकि बच्चे पहुंच पाए। तो बी ऑप्शन इज दी बेटर ऑप्शन अगर हम चारों ऑप्शंस में से देखें तो। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा एक बार। टू इंप्लीमेंट FLN, जो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन है, जिसको हम बात कर रहे हैं आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी, NCF भी बात कर रहा है 2023 में। तो टू इंप्लीमेंट द FLN मिशन सक्सेसफुली इट इज इंपॉर्टेंट टू। अगर हम चाहते हैं कि FLN मिशन जो है सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है इंट्रोड्यूस इंग्लिश फ्रॉम प्री स्कूल, यानी इंग्लिश को लगा दो प्री स्कूल के टाइम से। प्री स्कूल बोले तो ये 3 से 6 वर्ष, जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, आंगनवाड़ी और बाल वाटिका वाला जो समय है, एकदम खराब बात हो जाएगी। फिर आता है मेक द चाइल्ड असेसमेंट फ्रेंडली बाय रेगुलरली ऑर्गेनाइजिंग क्लास टेस्ट, यानी रोज क्लास टेस्ट लो छोटे बच्चों के लिए, जो फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी के एक बेसिक उनको पढ़ना आ जाए, लिखना आ जाए, बेसिक कैलकुलेशन आ जाए, उसके लिए उनके रोज टेस्ट लोगे, असेसमेंट फ्रेंडली बना दोगे? जी नहीं। मेक यूज ऑफ द लैंग्वेजेस दैट आर फैमिलियर टू लर्नर्स, यानी उन भाषाओं का प्रयोग करेंगे जो बच्चे के लिए परिचित हैं। बच्चा जो उसकी मदर टंग है या जिन भाषाओं को वो समझ पाता है उसका इस्तेमाल करेंगे, उसको बेसिक
फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी सिखाने के लिए, चाहे वो गणित पढ़ा रहे हो तब भी उसकी मातृभाषा में पढ़ा सकते हैं, चाहे वो अंग्रेजी हो तो मातृभाषा का सहारा ले सकते हैं, ठीक है ना। तो चेंज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टू इंग्लिश मीडियम, ये बात एकदम गड़बड़ है। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन जो है आपका, ये क्या कहता है, 3 से 9 वर्ष की उम्र के बच्चे को बेसिक रीडिंग राइटिंग अर्थमेटिकल स्किल्स आनी चाहिए, है ना। ऐसा ना हो कक्षा 3 तक, बाय क्लास 3 जब बच्चा क्लास 3 में पहुंच रहा है या क्लास 3 से बाहर निकलेगा तो उसको पढ़ना लिखना और बेसिक कैलकुलेशन आनी चाहिए, ये मिशन है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके लिए आप मातृभाषा का या फैमिलियर लैंग्वेजेस का लर्नर्स की यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा एक बार, ये क्या कहता है भाई, गीतिका लिव्स इन बिहार। गीतिका एक बच्ची है जो कि बिहार में रहती है। सिर्फ 15 क्वेश्चन करेंगे आज। गीतिका लिव्स इन बिहार एंड शी केम टू दिल्ली विद हर फादर। अपने पिताजी के साथ दिल्ली आ जाती है, वो बिहार की बच्ची है। आप में से कुछ लोगों के साथ हुआ होगा ऐसा, कभी कॉलेज में आए होंगे पढ़ने, कुछ स्कूल में आए होंगे, कुछ आएंगे या व्हाटएवर। शी जॉइन्स योर क्लास एंड स्पीक्स मैथिली। अब वो क्लास में ज्वाइन करती है आपके, जो कि एक टीचर है उनकी क्लास में आती है बच्ची, बिहार से आई है, दिल्ली आ गई है फादर के साथ पढ़ने के लिए, मैथिली में बात करती है जो बिहार की एक भाषा हो गई, जो वहां की लोकल लैंग्वेज कोई एक हुई। एज अ टीचर अब आपको क्या करना चाहिए, बच्चे को तो मैथिली आती है, अब दिल्ली आ जाने से ऐसा थोड़ी है कि उसको यहाँ की भाषाएं तुरंत आ गई हैं। क्या करेंगे बताइए। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। 75% लोग बी कह रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। लेट्स सी क्या जवाब आप दे पाते हैं, फिर जाकर के हम बढ़ेंगे आगे, ठीक है जी। तो समझते हैं कहानी क्या है। अगर हम देखें बी ऑप्शन 80% लोग कह पा रहे हैं। You will ask her to mingle with the classmates and try to catch up with the work done so far in the class। यानी आप कहोगे बच्चों को बेटा कैचअप करो, चलो बाकी बच्चों के साथ फटाफट अपना काम निपटाओ, कॉपी बनाओ, ये करो। ये होता तो है बट होना नहीं चाहिए, ये सही तरीका नहीं है। You will talk with her informally and accept her Maithili language so that she may feel comfortable in the new settings। यही बात हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कह रही है, यही बात एनसीएफ भी कह रहा है, ये बात कोठारी आयोग से चली आ रही थी कि बच्चे की मदर टंग में आप उसको पढ़ाने की कोशिश कीजिए। अभी वो चीज ये हुई है कि हम चाह रहे हैं एलिमेंट्री लेवल क्या, हायर एजुकेशन भी अगर मदर टंग में हो जाए तो बड़ा बढ़िया, ठीक है, मतलब पॉसिबिलिटी है। तो यू विल टॉक विद हर इनफॉर्मली एंड एक्सेप्ट हर मैथिली लैंग्वेज। बच्चे को एक्सेप्टेंस आप महसूस करा रहे हैं, उसकी मदर टंग को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसको कंफर्टेबल या एक्सेप्टेड महसूस करा रहे हैं क्लासरूम में, कि वो अपनी भाषा का इस्तेमाल करके भी पढ़ाई कर सकता है। धीरे धीरे फिर वो उस माहौल में ढल जाएगा। सी ऑप्शन है, यू विल स्पीक विद हर इन हिंदी एज दैट इज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन योर स्कूल। जो स्कूल का मीडियम है उसमें ही बात करेंगे। ये किसने कह दिया भाई, बच्चे को हिंदी आती नहीं है, आप हिंदी में बात कर रहे हैं, तो वो संभावना मतलब वहां पे मर जाएगी कहीं ना कहीं, वो विकसित नहीं हो पाएगी। जो बच्चा बहुत कुछ सीख सकता था शायद वो लैंग्वेज बैरियर बन जाएगा। यू विल गिव हर मैक्सिमम प्रैक्टिस इन हिंदी राइटिंग एज शी नीड्स टू लर्न इट। जबरदस्ती बच्चे को हिंदी में प्रैक्टिस करने को दे देंगे, जबकि मुख्य यहाँ पे क्या होना चाहिए उद्देश्य, कि बच्चा अपनी मदर टंग में, अपनी मातृभाषा में, जो भी भाषा उसको आती है उसमें ज्यादा बेहतर सीख पाता है, ये रिसर्च कहती है, ठीक है ना। तो यही बात आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला कहता है कि बच्चे को आप मदर टंग में सिखाइए, स्पेशली प्राइमरी लेवल पे, और उसके बाद भी एलिमेंट्री या जब तक पॉसिबल हो तो हम सिखा पाए। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो। अब ये क्वेश्चन आपको सीडीपी में भी पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन ईवीएस में भी आ सकता है, ये मैथ्स पेडागोजी में भी आ सकता है। इसीलिए पेडागोजी आपस में जुड़ी हुई है सारे सब्जेक्ट की, स्पेशली सीडीपी से डायरेक्टली कनेक्टेड है। बताइएगा एक बार, ये टफ नहीं लग सकती, आज तो इतनी ईजी है इंग्लिश कि आपको हिंदी में दिक्कत हो रही होगी, लेकिन अगर आप समझेंगे, क्योंकि मैं पूरा कुछ ट्रांसलेट करके आपके साथ चल रही हूं, ऐसा नहीं होगा कि आपको दिक्कत ज्यादा हो, है ना। पहले से नहीं मान लेना है कि मुश्किल है, ठीक बात है। इतनी बात क्लियर है या नहीं? चलें आगे बढ़ें। बताओ पोर्टफोलियो में क्या इंक्लूड नहीं होगा। अगर ये सीडीपी का भी क्वेश्चन होता तब भी तो आप करते। पोर्टफोलियो असेसमेंट का एक तरीका है, ठीक है ना। बात क्या है, आकलन का एक तरीका है पोर्टफोलियो। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं पोर्टफोलियो की, तो पोर्टफोलियो में क्या इंक्लूड नहीं होगा, नॉट अ पार्ट। ड्राइंग्स बच्चे ने जो भी स्पेशल किया होता है वो तो होता है पोर्टफोलियो में। पोर्टफोलियो कैसा है, जैसे लोग मॉडलिंग के लिए जाते हैं तो अच्छे अच्छे फोटो खिंचवाएंगे, या वो जो आपकी शादी की एल्बम होती है जिन लोगों की हुई है या माँ बाप की देखी होगी, वो एक तरह का पोर्टफोलियो है कि उसमें आपकी विशेष चीजें जो है, या एक फोटोज मतलब डेटा है उसमें रिकॉर्डेड फॉर्म में। तो ड्राइंग्स बच्चे की बिल्कुल हो सकती है पोर्टफोलियो में, एक फाइल का हिस्सा। वर्कशीट्स की जब हम बात कर रहे हैं तो वर्कशीट्स हो सकती है, बच्चे ने जो भी स्पेशल काम किया, किसी दिन उसको ज्यादा अच्छे नंबर मिले, कोई अच्छा एस्से लिखा, तो वो भी एक डॉक्यूमेंट है। जो पोर्टफोलियो एक तरह की फाइल है जिसमें आपका सारा कलेक्टेड वर्क जो है बच्चे का वो होगा। क्लासरूम डिस्कशन, इसको कैसे रखोगे, पॉसिबल है इसको रख पाना, कैसे रखोगे, है ना भाई। क्लासरूम वर्क को नोट नहीं देखा इसलिए गलत हुआ है, हाँ ऐसा होगा और पेपर में, इस चक्कर में कई नंबर जाते हैं। क्लासरूम डिस्कशन को एक फाइल में कैसे सजाओगे, है ना।
अब ये अपनी मर्जी से मत कहने लग जाना किसी बच्चे को इतने नंबर दिए क्लासरूम डिस्कशन में और फिर उसके बाद हमने उसको फाइल में रख दिया। ज्यादा नहीं सोचना है जरूरत से। जो हमारे सामने सीधा सीधा डेटा है ड्राइंग का, वर्कशीट का, फोटोग्राफ्स का, इनको आप आसानी से, फोटोग्राफ तो होते ही हैं पोर्टफोलियो में, ठीक है ना, तो ये सब आप लिख सकते हो, कोई सर्टिफिकेट लगा सकते हो बच्चे की जो भी विशेष काम उसने जो भी किए। क्लासरूम डिस्कशन को कैसे रखोगे? तो सी ऑप्शन इज बेटर, हम ये कह सकते हैं। बाकी 3 ऑप्शन से बिल्कुल अलग है। यहाँ पे मुश्किल होगी कि बच्चे ने क्लासरूम में क्या डिस्कशन हुआ था उसको आपने रख दिया एक फाइल में, पॉसिबिलिटी कम है इसकी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, इन अ गुड डैश ऑल सेंटेंसेस वर्क टुगेदर टू सपोर्ट द मेन आइडिया। यानी एक अच्छे किस में, पैराग्राफ में, ड्राफ्ट में, पैराफ्रेज में, एडिटिंग में, सारे सेंटेंसेस जो हैं वो एक साथ काम करते हैं एक मेन आइडिया को सपोर्ट करने के लिए, एक मेन आइडिया को सपोर्ट करने के लिए। यानी मान लीजिए यहां पे मैंने कुछ लिखा हुआ है पानी की तंगी के बारे में, पॉल्यूशन को बढ़ते पॉल्यूशन के बारे में, या कोई भी एक मुद्दा हो सकता है डाउरी यानी दहेज के बारे में कुछ लिखा हुआ है। अब इसमें जितने भी सेंटेंसेस हैं वो क्या कर रहे होंगे? सपोर्ट कर रहे होंगे एक मेन आइडिया को। क्या होगा वो मेन आइडिया? पॉल्यूशन हो सकता है, डाउरी हो सकता है, कुछ और हो सकता है, प्रदूषण पे है मान लीजिए। क्या होगा अब ये? इतना तो आप समझ गए होंगे ना, एक पैराग्राफ होगा। भाई आप एक पैराग्राफ पढ़ते हैं तो किसी एक चीज के बारे में तो बात कर रहा होगा एटलीस्ट। ऐसा थोड़ी है कि एक लाइन ये एक लाइन वो, फिर तो वो पैराग्राफ ही नहीं बन पाएगा क्योंकि कोहेरेंट नहीं है। कोहेरेंट मतलब जुड़ नहीं पा रहा है कोई मेन आइडिया से। तो पैराग्राफ में ऐसा होता है, एक अच्छा पैराग्राफ क्या है, उसके सारे सेंटेंसेस सपोर्ट करते हैं मेन आइडिया को। ड्राफ्ट तो आपने किसी चीज के बारे में बनाया है, फिर अभी वो फाइनली नहीं है, तो ड्राफ्ट की बात यहां पे नहीं चल रही है। पैराफ्रेज होता है अपने शब्दों में लिख दिया किसी बात को या कह दिया। एडिटिंग में तो आप कुछ वर्ड्स जो काम के नहीं होंगे उनको हटाएंगे या कुछ जो भी चेंजेस लाने हैं, तो आपको पढ़ के समझना होगा बात किसके बारे में हो रही है। ये मत कहिए कि ये हो सकता है या नहीं, सब कुछ हो सकता है, फिर तो सारे ऑप्शन सही मान लो फिर तो। लेकिन हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है या फिर ऐसा ऑप्शन जो बाकियों को अपने अंदर समाहित कर ले। तो पैराग्राफ अगर देखा जाए तो उस बाकियों को अपने अंदर कहीं ना कहीं समाहित कर भी रहा है, लेकिन वो मैटर नहीं करता है। यहाँ पैराग्राफ किसी एक मुख्य आइडिया की ओर प्रस्तुत होता है, चाहे आप न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो उसके अंदर कोई पैराग्राफ हो, आप बुक में पढ़ रहे हो कुछ, जो एक मेन आइडिया को सपोर्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, ये क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 सेज डैश प्रोवाइड्स अस विद द क्यूज टू रीड बिटवीन द लाइंस। यानी क्या है जो हमें बिटवीन द लाइंस, बिटवीन द लाइंस क्या होती है? शब्दों के बीच में पढ़ना कहीं ना कहीं, मतलब बात का अर्थ जो कहीं और निकल के आ रहा है या इन बिटवीन क्या कहा जा रहा है उस चीज को समझ पाना, पीछे की बात को समझ पाना, एक तरह से ये कह सकते हैं हम। तो ये एक्सटेंसिव रीडिंग में होता है, रीड अलाउड में होता है जब आप सस्वर पठन करते हैं, बोल बोल के पढ़ते हैं, इंटेंसिव रीडिंग में या गाइडेड रीडिंग में। तो इसमें आप लोग खूब गड़बड़ कर रहे हैं, खूब गलतियां कर रहे हैं भर भर के। सी ऑप्शन 44% लोग सही जवाब दे रहे हैं, 32% लोग गलत जवाब दे रहे हैं। भाई रीड अलाउड का तो यहाँ चलो बनता ही नहीं है, ये दोनों ऑप्शन हमने ये दोनों हटा दिए। इंटेंसिव रीडिंग, ये अच्छी बात है कि ज्यादातर लोग सही जवाब दे पा रहे हैं। देखिए एक्सटेंसिव रीडिंग होती है प्लेजर के लिए, मजे के लिए, कोई नॉवल पढ़ रहे हैं है ना, कोई लव स्टोरी पढ़ रहे हैं, ऐसे ही कुछ भी पढ़ रहे हैं जो आपका मन कर रहा है। ये हो गई चाचा चौधरी पढ़ रहे हैं। एक्सटेंसिव रीडिंग हो गई कि आपका मन है, आप प्लेजर के लिए पढ़ रहे हैं, एक्सटेंडेड नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं। लेकिन बिटवीन द लाइंस जब आप इंटेंसली या फिर मैं कहूं स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ रहे होते हैं तो वो इंटेंसिव रीडिंग हो जाती है आपकी, ठीक है ना, इंटेंसिव रीडिंग हो जाती है। एक्सटेंसिव प्लेजर के लिए पढ़ा जाता है, गर्मियों की छुट्टी में आपका मन किया कुछ किताबें पढ़ने का और व्हाट, तो वो आपका एक्सटेंसिव में आता है। तो प्रोवाइड्स अस विद द क्यूज टू रीड बिटवीन द लाइंस, यानी हम समझ पा रहे हैं कि इनडायरेक्टली कहा क्या जा रहा है, पीछे की बात क्या है, एज इट इज जो लिखा है उसके आगे भी हम समझ पा रहे हैं। ये इंटेंसिव रीडिंग है जहां आप ध्यान ज्यादा दे रहे हैं, जहां आप स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे भी फोकस कर रहे हैं। जोर से पढ़ना गाइडेड रीडिंग होती है जब टीचर साथ में हो या कोई और साथ में हो जो आपको गाइड करे, जहां जरूरत हो वहां हेल्प मिल जाए आपको, तो ये इंटेंसिव रीडिंग में होगा जब हम बिटवीन द लाइंस पढ़ रहे हैं। प्लेजर के लिए पढ़ना एक्सटेंसिव रीडिंग। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर, प्रिंट रिच एनवायरनमेंट इन द क्लासरूम इज डिस्क्राइब्ड एज। प्रिंट रिच एनवायरनमेंट बहुत ही प्यारा टॉपिक है, हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी, सीडीपी तक में पूछा जा सकता है। इसको हम प्रिंट समृद्ध वातावरण बोलते हैं हिंदी पेडागोजी में। प्रिंट रिच एनवायरनमेंट यानी ऐसा एनवायरनमेंट जो प्रिंट में रिच हो, मतलब जहां प्रिंटेड मटेरियल या प्रिंटेड सामग्री काफी हो, ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए। इन द क्लासरूम इज डिस्क्राइब्ड एज, यानी किस एनवायरनमेंट को आप प्रिंट रिच एनवायरनमेंट कहेंगे? पहला ऑप्शन है आ प्ले रूम कंटेनिंग मैनिपुलेटिव्स एंड टॉयज, यानी एक प्ले रूम है जहां पे बहुत सारे टॉयज हैं, मैनिपुलेटिव्स हैं, बच्चा कोई पजल सॉल्व कर रहा है, मैनिपुलेट करके कुछ और कर रहा है, उसको प्रिंट रिच कहेंगे। क्या वो प्रिंट रिच है? प्रिंट होगा, प्ले की बात हो रही है जब। आर रीडिंग कॉर्नर इन द क्लासरूम, एक रीडिंग कॉर्नर बनाया हुआ है जहां बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं। चिल्ड्रंस वर्क, चार्ट्स, पोस्टर्स, पोएम्स एटसेट्रा डिस्प्लेड इन दी क्लासरूम,
यानी जो बच्चे के जो भी काम है उसने किया है, चार्ट है, पोस्टर है, पोएम है, कोई और उसने कुछ बनाया है, मैप है, क्लासरूम में लगा दिया है या डिस्प्ले हो रहा है, इसको हम प्रिंट रिच एनवायरनमेंट कहते हैं, जहां आपके चार्ट्स हो गए, मॉडल्स हो गए, पोस्टर्स हो गए, या पोएम हो सकती है, या कोई और आपने ड्राइंग बना करके आप लेकर के आए हैं, वो प्रिंट रिच होगी क्लासरूम, जहां ये सब चीजें आसपास लगी हुई हो। तो ये बात यहाँ ज्यादा बेहतर जा रही है, बजाय कि जस्ट एक रीडिंग कॉर्नर या एक टॉयज वगैरह रख दिए, उसको प्रिंट रिच नहीं कहते। आप प्लेस इन द क्लासरूम वेयर कॉपीज ऑफ द स्टूडेंट्स क्लास असाइनमेंट्स एंड होमवर्क आर मेंटेन्ड। सिर्फ कॉपी मेंटेन हो रही है, बच्चा एक्टिव नहीं होगा। तो प्रिंट रिच वो होगा जिसमें ये सारे प्रिंटेड मटेरियल ही तो है, ये वर्क, चार्ट, पोस्टर, पोएम। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 सेज context plays a crucial role in language learning since it enables students to। context मतलब संदर्भ, हिंदी पेडागोजी में भी इंग्लिश में भी महत्वपूर्ण है। context plays a crucial role, यानी context जो है एक महत्वपूर्ण, एक crucial रोल प्ले करता है जब बात लैंग्वेज लर्निंग की आती है। यानी आप कोई कहानी पढ़ रहे हैं, कोई गाना भी सुन रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर जहां पे भी भाषा शामिल है ना, आप फॉर दैट मैटर महाभारत भी देख रहे हैं, अगर आप संदर्भ नहीं समझ पा रहे हैं किसी की बात का, आप एक वीडियो भी देख रहे हैं या ये सेशन भी देख रहे हैं, तो भाषा को सीखने में संदर्भ महत्वपूर्ण है ना। तो इट एनेबल्स स्टूडेंट्स टू कैसे महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है लर्न द ग्रामर रूल्स। ग्रामर रूल्स सीखते हैं आप जब मान लीजिए मूवी देख रहे हैं, कोई आप स्टोरी पढ़ रहे हैं, हमेशा ग्रामर रूल्स सीखते रहेंगे आप वहां? नहीं। बी ऑप्शन है ग्रेस्प द मीनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड। किसी एक पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग समझने के लिए कॉन्टेक्स्ट महत्वपूर्ण होता है। बात तो सही है। डिकोड एंड रीड द टेक्स्ट बुक, यानी डिकोड कर पाना, अपनी समझ पाना उस भाषा का मतलब क्या है, क्या लिखा हुआ है, और टेक्स्ट बुक को पढ़ पाना, ये कॉन्टेक्स्ट है भाई। बिना डिकोड करे भी तो आप पढ़ सकते हैं, बिना कॉन्टेक्स्ट के पता हुए अगर आपको पढ़ना आता है तो आप पढ़ लेंगे, मीनिंग समझ में नहीं आएगा, तो ये तो जरूरी नहीं है सही हो। राइट पोइट्री एंड इमेजिनेटिव स्टोरीज, यानी कॉन्टेक्स्ट पता होगा तब आप पोइट्री और इमेजिनेटिव स्टोरीज लिख पाएंगे, ये भी जरूरी नहीं है ना। पढ़ना लिखना आता है, लिख सकते हैं। यहां पे ग्रामर रूल्स इनडायरेक्टली सीखते हैं, बट क्रूशियल रोल जो है वो कॉन्टेक्स्ट प्ले करता है। जब आपको कोई एक वर्ड का मीनिंग समझ नहीं आ रहा, चाहे आप गाना सुन रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, चाहे आप फिर कोई किताब पढ़ रहे हैं, आपको एक वर्ड का मीनिंग, पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आया स्पेसिफिक, लेकिन क्योंकि आपको पता है ये बात किस संदर्भ में चल रही है, तो आपको समझ में आ जाएगी कि यार इस बारे में शायद बात हो रही होगी, है ना। कि भाई माताजी रसोई घर में खाना बनाती हैं। अब आपको रसोई घर का मतलब नहीं पता, भाई फर्स्ट क्लास के बच्चों को नहीं पता हो सकता है, लेकिन आप कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में समझ जाओगे। खाना बनाने वाली जगह क्या होगी, रसोई होगी, तो वो है कॉन्टेक्स्ट कि किस संदर्भ में बात कही जा रही है, वहां आप समझ पाते हो कई बार वर्ड्स का मीनिंग पता ना होते हुए भी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, समझिएगा इसको। इन दी फाउंडेशनल ईयर्स, फाउंडेशनल ईयर्स बुनियादी साल कितने होते हैं? 5 साल, शुरुआत के 5 साल, 5 ईयर्स, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हिंदी पेडागोजी में भी पूछा गया था और इंग्लिश में भी एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है, आगे करेंगे एक दिन। 5 ईयर्स, कौन से 5 ईयर्स है ये आपके फाउंडेशनल ईयर्स है, बुनियादी साल एफपीएमएस में, जिसमें 3 साल हैं आपके वो आंगनवाड़ी, बाल वाटिका एंड ऑल वाले, और 2 साल हैं आपके क्लास 1 और 2 के, ठीक है ना। तो ये शुरुआत के 5 साल फाउंडेशनल ईयर्स कहे जाते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। तो अगर हम बात करते हैं इन द फाउंडेशनल ईयर्स ऑफ लर्निंग, द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी चिल्ड्रंस मदर टंग, बिकॉज यानी जो शुरुआती साल है बच्चे के, या प्राइमरी लेवल तक की भी हम बात कर रहे हैं, शुरुआत के 5 साल हैं स्पेशली, बच्चे को उसकी मातृभाषा में इंस्ट्रक्शन दी जानी चाहिए, पढ़ाया जाना चाहिए। बात तो सही है। पहला ऑप्शन है इट हेल्प्स इन कॉम्प्रिहेंडिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स, अलग अलग सब्जेक्ट को समझने में मदद मिलती है, हो सकता है। इट इज ईजी फॉर द टीचर टू एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट्स इन द चाइल्ड्स लैंग्वेज एज ऑल टीचर्स आर मल्टीलिंगुअल, यानी ये टीचर के लिए इजी है क्योंकि सारे टीचर्स को सभी भाषाएं आती हैं, बहुभाषी होते हैं। ये बात कहना एकदम बेवकूफी होगी, और टीचर के लिए नहीं है, बच्चे के लिए है सिस्टम, तो बच्चे पे फोकस करेंगे। सी ऑप्शन है इट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू टीच द मदर टंग ऑफ चाइल्ड एट स्कूल बिकॉज स्कूल मस्ट फोकस ऑन अदर मीडियम्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी स्कूल के लिए महत्वपूर्ण नहीं है कि वो मातृभाषा पे वो ध्यान दे या पढ़ाए, इंस्ट्रक्शन दे उसमें, क्योंकि स्कूल का मीडियम ही इंपॉर्टेंट है। ये बात कहना भी गलत होगा। इट हेल्प्स इन मेकिंग द क्लास मल्टीलिंगुअल एंड मेकिंग ऑल लर्नर्स प्रोफिशिएंट इन ऑल द लैंग्वेजेस यूज्ड इन द क्लासरूम, मतलब ये बात एकदम सही है कि सिर्फ डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ पाएंगे इसलिए हम मदर टंग का यूज कर रहे हैं, जी नहीं, हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि इससे क्या होगा, एक तो कक्षा बहुभाषी बनेगी क्योंकि सब बच्चे अपनी अपनी मदर टंग में बात करेंगे, तो मल्टीपल लैंग्वेजेस आ जाएंगी क्लासरूम में, तो क्लास बन गई मल्टीलिंगुअल, बहुभाषी। मेकिंग ऑल लर्नर्स प्रोफिशिएंट इन ऑल द लैंग्वेजेस, अब जब बहुभाषिता होती है, एक बच्चा है जो मैथिली में बात कर रहा है, दूसरा बच्चा है जो पंजाबी में थोड़ा डिस्कशन करेगा, तीसरा बच्चा है जो हिंदी में बात कर रहा है, चौथा बच्चा है जो इंग्लिश में बात करेगा, एक दूसरे से बहुत सारे शब्द बच्चे सीखते हैं, तो ये बात एकदम सही है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान से पढ़िएगा नहीं तो इसमें आप गलती कर देंगे, ठीक है ना। आसान क्वेश्चन है बहुत।
विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट रिलेटेड टू वाइगॉस्कीज सोशियो कल्चरल थियरी। वाइगॉस्की की थियरी का नाम क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। किस बारे में है ये थियरी? कॉग्निटिव डेवलपमेंट, दिमाग के विकास, संज्ञानात्मक विकास, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना। इतनी बार मैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बता चुकी हूँ कि आप अटकेंगे नहीं। DEET+B तक के एग्जाम में कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब खूब पूछा जाता है। ध्यान से पढ़िएगा, नॉट रिलेटेड लिखा हुआ है ना, नॉट रिलेटेड टू वाइगॉस्कीज थियरी एक तरह से। तो हमें पता है स्कैफोल्डिंग भी वाइगॉस्की की थियरी में यूज हुई है, सोशल इंटरेक्शन भी यूज हुआ है, सामाजिक अंतःक्रिया, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी ZPD भी। लेकिन लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसको LAD कहते हैं हम, यानी ह्यूमंस में एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, कहीं हमारे ब्रेन में, और ब्रेन के लेफ्ट पार्ट में होगा क्योंकि लैंग्वेज लेफ्ट हेमिस्फेयर में होती है ब्रेन के। तो उसकी वजह से हम भाषा को ग्रहण कर पाते हैं, भाषा अधिग्रहण यंत्र कहते हैं इसको हिंदी में। ये बात किसने कही है? बाबा चॉम्स्की, चचा चॉम्स्की, जो आप कहना चाहें, ये नॉम चॉम्स्की ने कही है, ना कि किसने? वाइगॉस्की ने। तो ये वाइगॉस्की का कॉन्सेप्ट नहीं हुआ। डी ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। अब जिनको जल्दी होगी, जिन्होंने नॉट नहीं पढ़ा होगा, वो सीधा सोशल इंटरेक्शन पहले पे लगा के और भाग जाएंगे, बाकी के ऑप्शन पढ़ेंगे ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। फोनेमिक अवेयरनेस रेफर्स टू, यानी फोनिक अवेयरनेस जो है वो किस बात को रेफर करती है? फोन जहां आ जाए समझ जाओ बात साउंड की हो रही है। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारे तरीके से पूछा है, ध्यान से जवाब दीजिएगा। पानी आज पता नहीं कहाँ है, चलिए कोई बात नहीं, फटाफट से बताइएगा। 2 क्वेश्चन और हैं आपके, ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है आपने, है ना। बताइए, जवाब दीजिए बहुत ही तेजी से। अगर हम बात करें, 39% लोग कह रहे हैं बी ऑप्शन। मैम इंग्लिश क्लासेस इंपॉर्टेंट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। फोनिक अवेयरनेस की देखो, एक तो फायदा क्या होता है, जब हम 15 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन का सेट लगा रहे होते हैं तो सारे टॉपिक जो भी सिलेबस में है वो सारे कवर हो जाते हैं। एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं जो आपके सिलेबस में और इस सेट में ना आया हो, क्योंकि हर टॉपिक से क्वेश्चन बनता ही है। फोनिक अवेयरनेस रेफर्स टू किससे? इसमें बी ऑप्शन कह रहे हैं 65% लोग। पहला ऑप्शन है द एबिलिटी टू एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन फोनीम्स एंड ग्राफीम्स। बी ऑप्शन है द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड मैनिपुलेट फोनीम्स इन स्पोकन वर्ड्स, यानी आप आइडेंटिफाई कर पाए और मैनिपुलेट कर पाए फोनीम्स को, जैसे कि वो भाषा में बोले जाते हैं। बात तो सही लग रही है सुनने में कि भाई च की आवाज आती है तो उस तरह से बोला जाए। फिर आता है सी ऑप्शन, रीडिंग वर्ड्स एक्यूरेटली एंड फ्लुएंटली। ऐसा नहीं है कि फोनीम का मतलब ये है कि आप वर्ड्स को एक्यूरेटली पढ़ रहे हैं और फ्लुएंटली यूज कर रहे हैं। राइटिंग विद करेक्ट स्पेलिंग, तो ये तो ग्राफ से संबंधित कुछ होना चाहिए था, ठीक है ना, तो डी ऑप्शन भी गलत हो गया। अब फोनिक अवेयरनेस क्या है? यानी आप साउंड के प्रति इतने अवेयर हैं कि आप एक तो करेक्टली यूज करते होंगे और कहां पे किस शब्द से, किन लेटर्स से मिलकर कौन सी साउंड बनेगी, ये आप समझ पाते हो। अब जब आप करेक्टली यूज कर रहे हैं किसी साउंड को, तो वो होता है फोनीम, यानी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। साउंड की या ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को फोनीम कहते हैं हम। लेकिन फोनिक अवेयरनेस में फोनीम तो आ ही गया। द एबिलिटी टू एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन फोनीम्स एंड ग्राफीम्स, ग्राफीम भी आएगा। अब ये ग्राफीम कौन सी बला है अभी समझते हैं। ग्राफीम बेसिकली किस शब्द के मिलने से, सॉरी शब्द भी नहीं, लेटर के किस लेटर से कौन सी साउंड प्रोड्यूस होती है, इस बात की भी समझ होनी चाहिए। जब आपको नो बोला गया है तो जिसको फोनिक अवेयरनेस है जिसमें, वो समझ जाएगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में नो की बात हो रही है। किसी को तो सिर्फ नो का मतलब क्या लगेगा, भाई नो तो ये वाला नो होगा, नहीं तो अगर कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है तो नो ये भी हो सकता है। यानी सेम साउंड आ रही है लेकिन ग्राफीम यानी लिखा कैसे जाता है कौन सा शब्द, उसमें अंतर है। तो एक अच्छी फोनिक अवेयरनेस का मतलब है कि आप कौन सा शब्द किससे लिखा जाता है, किससे कैसी साउंड आती है, ये भी समझ पाएंगे। तो फोनीम और ग्राफीम का अगर अच्छा रिलेशन एस्टेब्लिश हो पा रहा है तो हम कहेंगे कि आपका ओवरऑल फोनिक अवेयरनेस जो है वो बेटर है। सिर्फ आइडेंटिफाई करना और मैनिपुलेट कर पाना, अगर ये ऑप्शन ए नहीं होता यहां तो हम बी के साथ चले जाते हैं। तो इसलिए बी ऑप्शन गलत है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इससे बेटर ऑप्शन हमारे पास है, एकदम पेश सामने एकदम। अभी इसको और समझेंगे। द एबिलिटी टू एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन फोनीम्स, फोनीम्स क्या होते हैं भाई, च प भ, ये साउंड्स कि कौन सी साउंड का क्या मतलब है और हम समझ पाए, स्मॉलेस्ट यूनिट है साउंड की फोनीम। ग्राफीम है कि कौन सी साउंड किससे बनती है, कहां कौन सी साउंड यूज होनी है। अब नो कौन से वाला लिखना है या बोलना है, ये आपको जब प्रॉपर समझ होगी कि ग्राफीम किस तरह से किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है, नो जानने वाला नो है या ना कहने वाला नो है ना। इसको इस तरह से भी समझते हैं, फोनीम और ग्राफीम मिलकर के एक फोनिक अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, इसलिए ऑप्शन ए यहां सही है। इसको ऐसे भी देख सकते हो, ये पीडीएफ भी जल्दी ही मिल जाएगी एक दिन आपको, देखिएगा। अगर हम बात करते हैं किसकी, व्हाट इज अ फोनीम, यानी
ध्वनिम कहते हैं आई थिंक इसको। फोनीम क्या होता है? तो फोनीम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इन अ वर्ड, सबसे छोटी इकाई भाषा की। जैसे के या क बोला तो ये छोटी इकाई, इससे ज्यादा आप तोड़ नहीं पाएंगे, नहीं तो साउंड ही नहीं बचेगी, ठीक है ना। व्हाट इज ग्राफीम? ग्राफीम क्या है? अब ग्राफीम इज द वे वी राइट अ फोनीम। किस फोनीम को कैसे लिखा जाएगा? अगर हमें च की साउंड चाहिए तो हमें सी एच साथ में लिखना पड़ेगा, ये है ग्राफीम। किन लेटर्स के मिलने से कौन सी साउंड बनेगी, ये बात ग्राफीम में शामिल होती है, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? के कैन बी रिटन इन 5 डिफरेंट वेज, यानी 5 अलग तरीकों से हम के को लिख सकते हैं भाई। या के छोड़िए, यहाँ पे क का मतलब है साउंड कैसी आ रही है? क की। अब सी से भी कई बार क की साउंड आती है ना भाई, कॉक, क्लॉक, तो सी किसकी साउंड दे रहा है? क की, ठीक। के से भी क की साउंड आ सकती है, ठीक है ना। काइट, तो क की साउंड के ने भी निकाली, सी ने भी निकाली, सी के मिलके भी जो है क की साउंड बना सकते हैं। क्यू यू मिलके भी, है ना। क्वीन, तो क तो यूज हो ही रहा है। चौ, अब ये भी कई जगह पे मिल करके क्या बनाता है? क की आवाज निकाल सकता है। तो अगर हम बात करें ग्राफीम में क्या है कि कौन से लेटर्स मिलके कितनी आवाज कितने तरीके से बन सकती है। फोनी में स्मॉलेस्ट यूनिट सिंपल। अब वो स्मॉलेस्ट यूनिट बनती कैसे है वो ग्राफीम में बात आएगी कि वो लिखी कैसे जाती है। जब लिखने, देखो ग्राफ का मतलब ही होता है लिखना, फोनीम है साउंड से संबंधित, स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई साउंड की। ग्राफीम है कि वो लिखा कैसे जाएगा, वो साउंड बनती कैसे है, या सेम साउंड 5 डिफरेंट तरीके से बन सकती है। तो ये हमें यहां समझना है ना। लेटर हो गया, लेटर्स कैसे मिल करके कौन सी साउंड बना पा रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। तो ग्राफीम और फोनीम दोनों की अगर अच्छी समझ है तो हम कहेंगे कि आपकी जो फोनेमिक या फोनिक अवेयरनेस है, यानी साउंड को कहां कैसे यूज करना है, वो बेटर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। देखो क्वेश्चन मुश्किल बनता है ऑप्शन से, क्वेश्चन खुद में मुश्किल नहीं होता कभी भी। अगर वो ए ऑप्शन नहीं होता तो जीवन भर से हम वही पढ़ रहे हैं। काव्या भी बन सकता है के से, एग्जैक्टली भाई। सीएच से भी तो के बनता है, कोई कह रहा है ये इससे कैसे बनेगा के? क्रोनिक, भाई क्रोनिक डिजीज हो गई कोई, तो सीएच मिलकर के किसकी आवाज निकाल रहे हैं? क की ही निकाल रहे हैं ना। देखो the intricacies of a language are explored and understood by children when they, यानी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है या इंट्रिकेसी होती है, डिटेल्स होती है किसी लैंग्वेज की, वो समझी जा सकती है बच्चों के द्वारा कैसे, या जटिलताएं अगर हम कहें, इंट्रिकेसीज मतलब कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, कैसे समझी जा सकती है, ये पूछा है हमसे। पहला ऑप्शन है ऑब्जर्व द टीचर माइन्यूटली, यानी जब आप टीचर को ऑब्जर्व करेंगे तो आप कॉम्प्लेक्सिटी समझ जाएंगे भाषा की। कैसे? मतलब टीचर की शक्ल पे लिखी है कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? नहीं। टेक पार्ट इन डेकोरेटिंग द बुलेटिन बोर्ड एंड एनहेंसिंग प्रिंट रिच एनवायरमेंट। भाई साहब जटिलता पूछ रहे हैं भाषा की, ये कह रहे हैं बुलेटिन बोर्ड को सजा दो जाके। सी ऑप्शन है एंगेज इन लैंग्वेज स्किल्स इन एन इंटीग्रेटेड मैनर। जब जो लैंग्वेज की स्किल्स हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इन सब में जब आप इनको इंटीग्रेटेड फॉर्म में यानी जोड़ करके समझने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, तब जाकर के आप भाषा की इंट्रिकेसीज को समझ पाते हैं। बात सही है या नहीं है? इंग्लिश की क्लास रेगुलर कर दो, कर देंगे, डोंट वरी, ज्यादा क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करा दूंगी, ठीक है ना। अगर हम बात करें यहाँ पे सी ऑप्शन आप लोग कह रहे हैं, यानी एंगेज इन लैंग्वेज स्किल्स इन एन इंटीग्रेटेड मैनर, यानी एकीकृत रूप में, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, जब हम ये सब चीजें साथ में जोड़ करके समझ रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, जब हम पढ़ रहे हैं तो हमारी कौन सी समझ बेहतर हो रही है? कल को हम अच्छा बोल भी पाएंगे क्योंकि हमने पढ़ के हमारे पास अच्छी वोकैबुलरी है। जब हम सुन रहे हैं तो हम बोलना भी सीख रहे हैं। भाई आप अगर किसी शब्द को सही से सुन नहीं पाए हैं तो आप बोलेंगे कैसे? भाई ये क्रोनिक कहीं तो मैंने सुना होगा, पढ़ा होगा, दोनों चीजें मिलके तो ये बन पाया होगा ना। तो लिसनिंग, जब आप सुन रहे हैं तब आप बोलना भी सीख रहे हैं, जब आप पढ़ रहे हैं तब आप लिखना भी सीख रहे हैं। जो पढ़ता अच्छे से है उसको पता होता है कहाँ कौन से पंक्चुएशन मार्क यूज करना है, कहाँ फुल स्टॉप आएगा, ठीक है ना। तो ये सारी जो लैंग्वेज स्किल्स हैं ये इंटीग्रेटेड फॉर्म में होनी चाहिए, तब जाकर के हम भाषा की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझ पाते हैं कि कहां पे किस बात को कैसे कहा गया है। जोर जोर से पढ़ना एक अडल्ट के द्वारा नहीं। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसमें तो आप लोग स्मार्ट हैं, सही जवाब दे ही पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आज के लिए आखिरी देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट लैंग्वेज लर्निंग, यानी भाषा अधिगम के बारे में कौन सी एक बात सही है। पहला ऑप्शन है, ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों में काम आएगा, सेम सिलेबस है। डेवलपमेंट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन वन लैंग्वेज हिंडर्स डेवलपमेंट इन अदर लैंग्वेजेस, यानी देखो ओहो इस बोर्ड में प्रॉब्लम है कुछ, बोर्ड में नहीं, फटाफट से कर लो यार, इसका भी कल कराएंगे इलाज। देखिएगा बैरियर बन रही है, रुकावट बन रही है, ओहो कोई एक भाषा
रुकावट नहीं बनती लैंग्वेज लर्निंग में। अगर 2 भाषा या 1 से अधिक भाषा बच्चा सीख रहा है तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन वेरियस लैंग्वेजेस डेवलप्ड इन एन इंटरकनेक्टेड मैनर, यानी हम पारंगत होते हैं कई भाषाओं में, एक दूसरे जो मल्टीपल लैंग्वेजेस होती हैं वो कनेक्टेड फॉर्म में बच्चा सीखता है, और जितनी ज्यादा भाषाएं आएंगी उतना बेहतर है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। सी ऑप्शन है, स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ वंस मदर टंग मेक्स इट डिफिकल्ट टू लर्न सेकेंड लैंग्वेज, यानी मदर टंग अच्छी होगी तो दूसरी भाषा में दिक्कत होगी, जबकि ये तो हेल्पफुल होगा। लर्निंग थ्रू वंस मदर टंग फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड लीव्स नो टाइम टू लर्न अदर लैंग्वेजेस, यानी अगर आपने ज्यादा लंबे समय तक मदर टंग में पढ़ाई की तो आप दूसरी भाषाएं कभी नहीं सीख पाएंगे, ये एकदम खराब बात हुई। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर के प्रोफिशिएंसी इन वेरियस लैंग्वेजेस, यानी मल्टीपल भाषाओं में यदि आपको प्रोफिशिएंसी या पारंगत बनना है तो वो डेवलप कैसे होती है, इंटरकनेक्टेड मैनर में, कि आप एक भाषा से दूसरी भाषा के ज्ञान को जोड़ते हैं, उसको एसेट बनाते हैं। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो कि आप लोग जवाब दे भी पा रहे हैं। तो आउट ऑफ